27 फरवरी 2002 की वो तारीख जो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस काले अध्याय को 22 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो कोई उस दिन को याद करता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों को जिंदा जलाने की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें निरीह बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। ગુજરાતમાં લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। दिन दिन की भूखे प्यासे पानी पिलाओ। वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए? छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब हाथ तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम एक घटनाक्रम के रूप में समझेंगे। तो मामला शुरू होता है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद से, जिस विवाद को करीब 10 साल बीत चुके थे। लेकिन इस विवाद की वजह से हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थे, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसमें से एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद, जिसने फरवरी 2002 में 100 दिन का पूर्ण आहुति महायज्ञ करवाया। और इस यज्ञ में गुजरात के साथ साथ पूरे भारत भर से लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। और ये लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे, उसे कर सेवक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कर मतलब की हाथ और सेवक मतलब की जो सेवा करे वो। लेकिन कुछ लोग इसको राम भक्त भी बोलते हैं। अब होता यह है कि 22 फरवरी को एक ट्रेन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना होती है, जिसमें ये कर सेवक पूर्ण आहुति महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए इसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अब इनको 22 फरवरी को अयोध्या जाना था और 26 फरवरी को अयोध्या से वापस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस में आना था। अब इन दो तारीखों के बीच ही सारी घटना घटित होती है। तो 25 फरवरी को यज्ञ खत्म होता है और गुजरात से गए हुए कर सेवक भी वापस आने के लिए अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस में सवार हो जाते हैं, जो कि 26 फरवरी को फैजाबाद से दाहोद होके अहमदाबाद पहुंचने वाली थी। अब ट्रेन की बात करें तो उसकी कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय रेल का हाल कैसा है, तो वैसे ही इस ट्रेन में भी करीब 2000 लोग सवार हो जाते हैं, जिसमें से 1700 तो केवल अकेले कर सेवक ही थे। जिसमें से अगर देखें तो कोच S5 और S6 में सबसे ज्यादा कर सेवक सवार थे। और इन्हीं दो कोच में जो कुछ भी हुआ वह आगे चल के पूरे गुजरात दंगों की वजह बना था। जहां सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी, वो भी इन दो कोच के आसपास ही घूमती रहती है। अब देखें तो इस ट्रेन को 27 फरवरी को सुबह 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 के करीब गोधरा के पास दाहोद ही पहुंच पाती है। अब इसके आगे की बात करें तो अलग अलग थियोरीज है, जिसमें से एक थियोरी की बात करें तो वो यह है कि बाबरी मस्जिद की घटना के बाद एक धर्म विशेष के लोगों में बहुत ही गुस्सा फैला हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए वो इस ट्रेन को निशाना बनाते हैं और आग लगा देते हैं। यह पहली थियोरी है। अब दूसरी थियोरी की बात करें तो वो यह है कि जब ट्रेन दाहोद में रुकती है, तब एक चाय वाला जो कि मुस्लिम था, जो ट्रेन के S6 डिब्बे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घुसने नहीं दिया जाता है और जबरदस्ती उसको जय श्री राम बोलने को कहा जाता है। जिसके बाद वो चाय वाला और कर सेवकों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो मुस्लिम चाय वाला अपने लोगों को गोधरा में फोन कर देता है और सारा मामला बताता है। अब ट्रेन का अगला स्टेशन गोधरा था। अब जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचती है कि वहां बोगी नंबर S6 में लोग चढ़ने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। कहते हैं कि वही चाय वाला अपने लोगों को लेकर उस कोच में पहुंचा था और फिर मारपीट शुरू कर दी थी, और फिर उन्होंने पेट्रोल से कोच को आग लगा दी और पत्थरबाजी भी करी थी, जिसमें से ये कर सेवक मारे गए थे। अब तीसरी थ्योरी देखें तो यह कहा जाता है कि घटना के पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ है। उस एरिया के स्लीपर सेल थे, उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीजें करी थी जिससे कि वो माहौल खराब कर सके।
कहानियां और भी है, लेकिन ये जो 3 थियरी है वो जांच एजेंसियां या सीएम या पीएम ने कहीं ना कहीं बोली है और उन्होंने ये 3 स्टोरी भी बताई है। आगे अब बात करें तो जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से निकलती है तो बाद में ट्रेन की चेंज खींची जाती है और वो 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार खींची जाती है और ये चीज जांच एजेंसी की रिपोर्ट ने भी कंफर्म करी है, ट्रेन के ड्राइवर ने भी कंफर्म किया है और साथ ही ट्रेन में लगे मैकेनिकल डिवाइस से भी कंफर्म हुआ है। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है यहां पे जहां पहले से ही 2000 लोग इंतजार कर रहे थे, अब ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने पूरी ट्रेन को यहां टारगेट किया था, बल्कि सिर्फ वो 2 डिब्बों को ही टारगेट किया था जिनमें कर सेवक बैठे हुए थे। हालांकि ये लोगों ने पहले पत्थर फेंके और हथियार से हमला किया, जिसकी वजह से कर सेवकों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, जिसका लाभ उठाते हुए भीड़ ने उस 2 डिब्बों को आग लगा दी। जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक 59 लोग जलकर मर जाते हैं, जिसमें से 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे शामिल थे। अब ये ट्रेन जली हुई बॉडीज को लेके 4:30 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, जहां गोधरा का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ट्राई करता है कि ऐसा न हो, लेकिन उनकी मानी नहीं जाती है और बॉडीज अहमदाबाद पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर कानून अगर देखें तो वो ये कहता है कि ये सारी बॉडीज गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी और ज्यादा हो तो उनके परिवारजनों को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर बॉडीज विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाती है, क्योंकि वीएचपी ये कहती है कि अयोध्या में जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वो भी वीएचपी ने करवाया था और ये सभी लोग वहां से आ रहे थे, जिसके बाद ये बॉडीज को टेक ओवर कर लेते हैं और अब रूल के हिसाब से गवर्नमेंट को ये सारी बॉडीज को अपने पास रखना चाहिए था और हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वीएचपी इन सभी बॉडीज को अपने अहमदाबाद कार्यालय पर शहर के बीचों बीच से ले जाती है। अब दूसरी तरफ लोगों के पास बस यही जानकारी थी कि कोच S5 और S6 पर आग लगी है, पर वो आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन जब वीएचपी इन बॉडीज को खुले वाहनों में शहर के बीचों बीच से ले जा रही थी तब उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से ये बात देखते ही देखते पूरे गुजरात में फैल जाती है, जिसके बाद वीएचपी ने ये बॉडीज को 16 सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। अब इसके बाद जितने भी हिंदू संगठन थे जैसे कि बजरंग दल, आरएसएस, वो बहुत गुस्सा हो गए और सभी संगठन 16 सिविल हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां खड़ी पीसीआर ने इन्फॉर्म किया कि सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि लोग बसों में भर भर कर वहां जमा हो रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। बाद में उन बॉडीज को शमशान ले जाया जाता है और जिन जिन रास्तों से ये बॉडीज गुजर रही थी वहां पर मारपीट शुरू हो चुकी थी। उस समय मीडिया पर उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स खुलेआम लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि मुस्लिम इलाका है, यहां लोगों की जान को खतरा है, लेकिन सरकार ने सुरक्षा नहीं रखी है। और ये लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से जो लोग दंगा कर रहे थे उन्हें भी आसानी हो रही थी ऐसे इलाके ढूंढने में जहां पुलिस ना हो, जिसकी वजह से दंगों को बढ़ावा मिलता चला गया और देखते ही देखते ये बात पूरे गुजरात में फैल जाती है और पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो जाते हैं, जो कि 3 दिन तक चलते हैं, जिसमें ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 790 मुस्लिम और 254 हिंदू शामिल थे, लेकिन अनऑफिशियल देखे तो ये आंकड़े और भी बड़े हो सकते हैं। अब 27 फरवरी को जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, वहां 28 फरवरी को बात बिल्कुल हाथ से निकल गई थी, जब भीड़ नरोदा गांव और नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी में पहुंचती है। अहमदाबाद में चमनपुरा इलाके में एक गुलबर्ग सोसाइटी है जहां मुस्लिम मेजोरिटी में थे और वहां पर ही कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी रहते थे। इस सोसाइटी में करीब 29 बंगलोज थे और 10 अपार्टमेंट थे और सभी लोग अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। 28 फरवरी को सुबह 9 बजे वहां भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी थी
और देखते ही देखते 250 से अधिक लोगों ने शरण ले ली थी, जिसके चलते सोसाइटी के लोग काफी डर जाते हैं और पुलिस को फोन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई निवेदन नहीं आता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। और बाद में लोग एहसान के घर पर भी पहुंच जाते हैं, जहां एहसान भी सुरक्षा के लिए पुलिस, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत अन्य लोगों को अनगिनत फोन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अब जैसे ही दिन होता है वो भीड़ धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर घुसने लगती है और लाइन से घरों में आग लगा देती है। पड़ोस के घरों में आग लगने के बाद टेलीफोन लाइनें काट दी जाती है। तलवारों, पाइप, एसिडों की बोतल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, हॉकी स्टिक, पत्थर और त्रिशूलों से लेस भीड़ 6 घंटे तक हमला करती है, जिसमें 69 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी भी शामिल थे, जिन्हें काटकर जला दिया जाता है। साथ ही 18 घरों में आग लगा दी जाती है। अब ये 18 में से अगर एक फैमिली को छोड़ दे तो एक भी फैमिली आज तक वापस नहीं आई है। अक्टूबर 2007 को आज तक चैनल ने तहलका चैनल की एक स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज को पब्लिक कर दिया था, जिसमें 14 वीएचपी और बजरंग दल के एक्टिविस्ट और रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने ये सब करा है। एसआईटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सेम डेज गुजरात दंगों की एक और बड़ी घटना होती है, अहमदाबाद के नरोडा पाटिया और नरोडा गांव में, जहां ये पूरे 10 घंटे चलती है और यही एक घटना में सबसे ज्यादा डेथ होती है। यही इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते थे जो कि मजदूरी करते थे। 27 फरवरी की रात को मिस इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है कि 3 हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लिया गया है, जिसके दूसरे ही दिन जब गुजरात बंद रहता है तब 5000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए वहां अटैक कर देती है। ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर प्लानिंग से, जैसे कोई चाहता हो कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो जाए। सुबह 9 बजे से ही यह भीड़ एलपीजी सिलेंडर से आग लगाना शुरू कर देती है और लोगों को अपने घरों से निकाल कर मारना शुरू कर देती है। भीड़ के पास हथियार कहां से आए थे वो आज तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इतनी जांच एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद भी यह पहेली अब भी नहीं सुलझ पाई है कि आखिर भीड़ के पास हथियार आए तो आए कहां से। घर जला दिए गए, औरतों के साथ अत्याचार हुए और केवल 10 घंटों के अंदर ही 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब इस पूरे इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, उसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका करता है और यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है, जिसमें बाबू बजरंगी बता रहता है कि कैसे उसने नरोडा पाटिया में लोगों को मारा, जिसमें वो ये भी बोलता है कि गवर्नमेंट ने उसका पूरा सपोर्ट किया था। उसने ये भी बोला है कि पुलिस ने भी वह उसका सपोर्ट किया था और पुलिस ने तो यहां तक बोला था कि बॉडीज ज्यादा हो गई है तो मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, तो आप उसको अलग थलग कर दो। आगे चलकर बाबू बजरंगी को उम्र कैद होती है, लेकिन ये जो वीडियो में बोल रहा था वो कोर्ट में कंफर्म नहीं हो पाता है। देखा जाए तो कोर्ट में बहुत कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है और सबूतों के अभाव की वजह से सबको धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। इन सब में आपने माया कोडनानी का नाम भी बहुत सुना होगा, जो उस समय काफी फेमस हुआ था, जिनको 28 साल की सजा सुनाई गई थी ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के गुनाह के लिए। लेकिन बाद में सबूतों के अभाव के कारण इन्हें भी छोड़ दिया जाता है। बाद में माया कोडनानी चुनाव में भारी वोटों से जीत कर आती है और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया जाता है, लेकिन इस केस के चलते उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 1 मार्च को यहां बरोड़ा हनुमान टेकरी एरिया में एक बेस्ट बेकरी नाम से दुकान चलती थी, जिसमें 14 लोग काम करते थे, जिसमें से 11 मुस्लिम और 3 हिंदू थे। इन 14 के 14 लोगों को रात 8 बजे बेकरी में ही जिंदा जला दिया जाता है और आज तक सबूत ना होने की वजह से किसी को सजा नहीं मिल पाती है। जिसके बाद गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि उन्होंने सारे कदम उठाए हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और यह एक्शन का रिएक्शन था।
जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। भीड़ बहुत ज्यादा थी और यह रीजन था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां की कांग्रेस की सरकार थी, वहां से भी पुलिस फोर्स बुलाने के लिए लेटर भी डाले गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की थी। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि सीएम ने 27 फरवरी को गोधरा पहुंचने के तुरंत बाद एसआईटी की घोषणा कर दी थी और गोधरा के पास कर्फ्यू भी लगा दिया था ताकि बात आगे ना बढ़ पाए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने 6000 हज यात्रियों को सुरक्षा भी प्रदान करी थी जो गुजरात के 400 गांव और कस्बों से हज करने गए थे, जहां सरकार ने सभी 6000 हजियों को सुरक्षित उनके घर पर पहुंचाया था। हालांकि हालात के नियंत्रित होने का इंतजार और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में सरकार को 20 मार्च 2002 तक का वक्त लग गया था, लेकिन इनमें से एक को भी हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट ने अगर इतना कुछ किया लोगों की सुरक्षा के लिए, तो लेकिन फिर भी आज तक सरकार पे क्वेश्चन क्यों किया जाता है? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ऑपोजिशन तक यह कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जो ब्लेम किया जा रहा है उसके पीछे भी कई रीजन है। संजीव भट्ट, जो कई गुजरात के आईबी के सीनियर ऑफिसर रह चुके थे, 2002 के दंगों के दौरान इन्होंने कोर्ट के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में यह कहा था कि इनको पीसीआर से इंफॉर्मेशन आने लगी थी कि माहौल खराब होने लगा है। जगह जगह से पुलिस भी दंगों की रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। इनके हिसाब से गवर्नमेंट ने शाम को मीटिंग करी थी जिसमें पुलिस चीफ, अधिकारी लोग मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया कि ये एक्शन का रिएक्शन थे और 2-3 दिन में लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। 2007 में आउटलुक की एक रिपोर्ट में हरेन पंड्या, जो कि उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को मीटिंग में हाई अथॉरिटीज और कई बड़े नेता शामिल थे और उनको बीच में ना पड़ने को कहा गया था। आगे चलकर हरेन पंड्या का किसी अज्ञात ने मर्डर कर दिया जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। बाद में सरकार ने जो एसआईटी की टीम बनाई थी उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। सरकार ने एक टीम बनाई थी नानावटी कमेटी, जिसको गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस टीम को लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी। लेकिन जांच के दौरान इन्होंने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को समन्स देकर पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और सबको पूछताछ के बिना ही क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद सरकार पर भी प्रश्न उठे कि सरकार ने अपने करीबियों को जांच के लिए रखा था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब तहलका मैगजीन ने अपने स्टिंग ऑपरेशन की नई वीडियो रिलीज कर दी, जिसमें अरविंद पंड्या, जो कि काउंसिल फॉर गुजरात गवर्नमेंट थे, वो बोल रहे थे कि नानावटी कमीशन में जो भी लोग शामिल है वो सरकार के करीबी लोग शामिल है, तो जो भी रिपोर्ट आएगी वो सरकार के फेवर में ही आएगी। लेकिन इन सब के बीच नानावटी कमीशन अपनी 1500 पेज की फाइनल रिपोर्ट 45,000 एफिडेविट और हजारों गवाहों के साथ कोर्ट में सबमिट करती है, जिसमें गुजरात सरकार, आरएसएस और बजरंग दल के सभी एक्टिविस्ट को क्लीन चिट दे दी जाती है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि गोधरा में जो घटना हुई थी वो एक प्री प्लान किया हुआ था और इसके मास्टरमाइंड हुसैन इब्राहिम और ननू मियां थे। हालांकि उस समय पर स्टेट और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी और नानावटी कमेटी की इन्वेस्टिगेशन तब चल ही रही थी, तो और कोई इन्वेस्टिगेशन तब नहीं स्टार्ट करी गई। लेकिन 2 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो 2004 में वो सरकार में आते ही सबसे पहला कदम ये उठाती है कि अलग से कमेटी बना दी जाती है और गुजरात दंगों की जांच करी जाती है और उस कमेटी का नाम था उमेश चंद्र कमेटी। लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो कमेटी बनाई गई है वो गैर संवैधानिक कमेटी है, लेकिन चूंकि ट्रेड डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर आता है, ये बोलकर कांग्रेस सरकार ने जांच जारी रखी। उस समय कांग्रेस की केंद्र सरकार को गुजरात सरकार को गलत साबित करने की इतनी जल्दी थी कि उसने 4 महीने के अंदर ही जो बचे हुए लोग थे दंगों में, उनके बयान, पुलिस अधिकारियों के बयान और सरकारी कर्मचारियों के बयान और तो और इनके अंदर आने वाली रेलवे के बयान को नजरअंदाज करते हुए एक विशेष धर्म समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई और आने वाले इलेक्शन को देखते हुए जो कर सेवक ट्रेन के डिब्बे में मर गए थे उनकी परवाह करे बिना
बस 4 ही महीने में रिपोर्ट बना दी गई और रिपोर्ट में वही आया जो कांग्रेस के लीडर पिछले 2 साल से बोल रहे थे। कमेटी ने यह कहा था कि यह एक प्री प्लान अटैक नहीं था बल्कि एक हादसा था, जिससे यह साफ पता चलता है कि कांग्रेस सरकार ने एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए यह कमेटी बनाई थी, क्योंकि उसी साल चुनाव भी आने वाले थे। अब एक आम आदमी जो सच जानना चाहता था वो किसकी माने? एक तरफ नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये एक प्री प्लान अटैक था, वही केंद्र सरकार की कमेटी ये कहती है कि यह एक हादसा था, जहां इंडिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एकदम अलग अलग बात बता रहे थे और दोनों कमेटी ने कोर्ट के सामने अपने फेवरेट लीडर का वर्जन ही कोर्ट के सामने रखा था, जिसके चलते सारी चीजें देखने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड्स बोला कि दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों को फेवर कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे सोसाइटी पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है और लोगों को भरोसा लॉ एंड ऑर्डर पर से उठ जाता है। लेकिन इन 2 वर्जन के बाहर एक तीसरा वर्जन भी था, जहां इंडिपेंडेंट जांच भी हुई थी, जिसका नाम था कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल। इस कमेटी में कई सीनियर रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट भी शामिल थे। इस कमेटी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की वो अब तक चल रही सारी कहानियों में से एकदम अलग थी। ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आउटलुक ने भी पब्लिश करी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार तब पूरी ट्रेन में कर सेवक ही मौजूद थे, तभी बीच में लखनऊ से कुछ अनजान लोग बिना टिकट के कोच S5 और S6 में चढ़ गए। आईजीपी रेलवे मिस्टर पी अगजा के अनुसार उस समय कुछ तो गड़बड़ थी। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आउटलुक में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में बैठे कर सेवकों ने कई स्टेशनों पर लड़ाई की थी, जिसकी खबर आसपास के न्यूज़पेपर वाले छाप रहे थे, जिसके लोगों को पता चल रहा था कि कहां क्या हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गोधरा के कलेक्टर ने भी कंफर्म किया था कि टोटल 59 लोग कर जलकर मर चुके थे, जिसमें से 5 लोगों की ही पहचान हो पाई थी और उन 5 में से एक वहां के लोकल स्टेशन मास्टर की पत्नी भी थी, जिसको उसके टिफिन से पहचाना गया था, जो कि कर सेवक नहीं थी। टोटल मरने वालों में 12 बच्चे और 26 महिलाएं थी। तो फिर सवाल यह आता है कि नानावटी कमेटी इतनी श्योर कैसे कह सकती है कि वो मरे थे, वो सारे के सारे कर सेवक ही थे। दूसरी चीज ये भी कही गई है कि अगर 2000 लोग कार सेवकों को मारने का वेट कर रहे थे तो उसके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला, और अगर पूरी ट्रेन में कार सेवक ही थे तो फिर 2 डिब्बों को ही निशाना क्यों बनाया गया। अब ये तो 3 एजेंसीज की बात हुई जो इन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो आज तक पता नहीं लग पाई है, जैसे कि आग लगने की असली वजह थी क्या। लेकिन इस चीज का बदला जरूर ले लिया गया और बदला भी उनसे लिया गया जो यहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे राज्य से आकर अहमदाबाद में रह रहे थे और मजदूरी करके अपना जीवन जी रहे थे। आखिर क्या गलती थी वो मजदूरों की जो इन्हें जिंदा जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नो विथ निशित। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।